हाँ, तो अभी अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए यू के स्पीड से ऐसे फेंक दिया है। तो क्या होता था, ये एक पैराबोलिक पथ को फॉलो करते हुए फाइनली ग्राउंड पे ऐसे गिरता था। ये पॉइंट को हमने पी कह दिया, इस पॉइंट को हमने ओ कह दिया। यहाँ से यहाँ तक रेंज होता था, इसको हम रेंज बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट। आपको ये याद होगा कि मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल के वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मैं कहूँ पार्टिकल के वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। अब चले आते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। तो यहाँ मैं आऊँ, इससे पहले शुरुआत में पहुँचता हूँ। यहाँ देखो u को तुम इस डायरेक्शन में, मतलब u cos थीटा, इस डायरेक्शन में ऐसे इसका एक कंपोनेंट निकाल सकते हो जो तुम क्या बोलते हैं वेक्टर में आसानी से पढ़े हो। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, देखिए वर्टिकल है ये जो वर्टिकल है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ, ये ढंग का नहीं लिखा गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको मैं y एक्सिस कह दूँ। तो ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। तो u को मैंने अगर वर्टिकल कंपोनेंट इसका निकाला तो मेरा हो गया u साइन थीटा। अच्छा, अब देखिए जब भी हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के थियरी को पढ़ रहे थे तो हमने कुछ अजम्पशन लिया था। क्या क्या अजम्पशन लिया था? जिसको ये अजम्पशंस तैयार नहीं है वो समझ लो क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो पहला अजम्पशन तो ये था भाई कि एयर का कोई भी इफेक्ट नहीं है, और ये अजम्पशन इसी टॉपिक में नहीं बल्कि फिजिक्स के लगभग हर टॉपिक में, फ्लूइड को छोड़ दिया जाए तो फिजिक्स के लगभग हर टॉपिक में, है ना, ये हम मान के चलते हैं। तो एयर क्या क्या हो गया, एयर हैज़ नो इफेक्ट, नो इफेक्ट नहीं है भाई इस पर, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको तुम फेंक तो दिए हो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, लेकिन भाई ये जो हाइट जा रहा है मैक्सिमम हाइट, ये इतना ज़्यादा नहीं है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाए। क्योंकि तुम पूरा पढ़ चुके हो तो तुमने ग्रेविटेशन में ये पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा घटता जाता है, और इसी तरीके से जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता जाता है। तो भाई हमने इस बॉडी को इतना हाइट पे नहीं फेंका है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाए, मतलब कि जी मेरा कांस्टेंट रहता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जी हमारा कांस्टेंट रहता है। भाई देखो दो चीज़ें हमेशा याद रखो तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि नीट में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ तो ये बॉडी तो वर्टिकली कुछ और चला जाएगा ऊपर, तो फिर ये मैक्सिमम हाइट नहीं रहा। दूसरी बात देखो, चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई भी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब बॉडी पर लगने वाला हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी कैसा रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला भाई पूरे मोशन के दौरान कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा आपका u cos थीटा, क्योंकि ये हमेशा हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट रह रहा है। दूसरी बात आपने क्या देखा था, दूसरी बात आपने देखा था कि बॉडी ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लेता है उतने ही समय में वापस ये मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक गिरने में समय लगेगा। अच्छा, टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम था टाइम ऑफ लाइट, वो कितना था भाई, वो था मेरा t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक आने में ना, इसको आप नाम दे दीजिए, क्या नाम दे दूँ मैं, इसको आप m नाम दे दीजिए। तो
आप O से M तक आने में जो हमारा बॉडी है वो टाइम कितना लेगा, वो टाइम लेगा इसका आधा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा अपॉन जी। चलिए अब मैं इस पे सिंपल से कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दिया है, इनिशियल वेलोसिटी। किस एंगल पे फेंका है, हॉरिजॉन्टल से, है ना, हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने बॉडी को फेंक दिया। तो क्या हो जाएगा, हमसे कहा जा रहा है मैक्सिमम हाइट निकालो, तो भाई मेरे पास तो फार्मूला है एच मैक्स इक्वल्स टू क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे मान ले रहे हैं, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाएगा, मैं उससे बचना चाहता हूँ, तो हमने g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया। अब देखो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका u 10 है तो u स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10 मतलब कि 100। और भाई साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर और ये है 2, ये हो गया g। अब देखिए कुछ कटे वटेगा, ये कटा, ये 0 कट गया, ऊपर हो गया 100, ऊपर हो गया कितना, ऊपर हो गया 100 और ये 1/4, तो 4 तो नीचे आ गया भाई, 4 दूना 8 हो गया। अब इसको काट सकते हैं आप, बिल्कुल काट सकते हैं। मैंने पहले 4 से काटा, 4 दूना 8 हो गया, ये हो गया 25 चौका 100 होता है, इसको मैंने फिर 2 से काट दिया, 12.5 मीटर, तो इतना हाइट जाएगा वो। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रेंज कितना हुआ, तो रेंज के लिए भी फार्मूला है मेरे पास, रेंज R इक्वल्स टू कितना फार्मूला होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर है ना, और साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा, भाई थीटा तो 30 डिग्री है तो 2 थीटा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। और ये हमारा है जी मतलब 10, ये कट गया और ये हो गया आपका 10 साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, आप √3/2 लिखेंगे, फटफट से कटेगा यहाँ पर, यह आ जाए आपका 5√3 इतना कितना मीटर। भाई यूनिट ढंग से लिखना, नहीं तो फिर सब बात खत्म हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या है भाई, एग्जैक्टली वही मैं फार्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखो भाई ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया, फिर ये 10 हो गया, ये कटा, ये कटा, 1 सेकेंड में बॉडी यहाँ से फाइनली ग्राउंड पर गिर जाएगा। तो यहाँ से जहाँ से मैंने फेंका है वहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, इसका आधा समय लगेगा, मतलब कि 0.5 सेकेंड लग जाएगा। फिर उतना ही 0.5 सेकेंड में यहाँ से फाइनली ग्राउंड पे गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखो अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि हम इस फंडामेंटल को कहाँ नहीं यूज कर सकते। देखो एक चीज़ बताओ, तुमने एच मैक्स निकाला, इसमें साइन स्क्वायर थीटा आया, तुमने रेंज निकाला, इसमें साइन 2 थीटा आया, तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, इसमें साइन थीटा आया। अगर थीटा 0 हो जाए तो ये कोई भी फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। कब हम बता रहे हैं, जब मैं अपने बॉडी को ग्राउंड से किसी हाइट पर किसी हाइट पर ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दे रहा हूँ, तब हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ कि वो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, हाँ अब मैं देखिए ये आपका ढंग का क्वेश्चन है, ये आपको सीखना है। देखिए मेरे पास ये क्या है, ये h हाइट है, यहाँ पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड को मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल मान के चलूँगा और हमेशा ये मान के चलूँगा कि एयर हमारे मोशन पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। और यहाँ से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को u के वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका। कैसे फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका, तो ऑब्वियसली ये पैराबोलिक पथ बनाते हुए ए यहाँ गिरेगा, ऐसे ये O है, ये P है,
इसको आप आर कह दीजिए। आपसे कहा जा रहा है भैया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। क्या क्या निकालना है? पहला निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है रेंज कितना हो गया। ये दोनों चीज़ें हमको निकालना है। अब जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे मोशन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना है। आप बताइए, पहले मैं वर्टिकल मोशन कंसीडर करूं। कौन सा? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में देखिए क्या है, आप सिर्फ ये वाला कंसीडर कीजिए। आप ये बताइए कि जब h हाइट से मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे u के वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, तो इस वेलोसिटी का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कोई कंपोनेंट होगा? कोई कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो u cos 90 इधर की तरफ कंपोनेंट होना चाहिए, जो कि cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। मतलब कि मैं इसको अब ऐसे मान सकता हूँ, देखिए ऐसे मान सकता हूँ कि वर्टिकली मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u y इक्वल्स टू 0 से ऐसे गिर रहा है ना, और h डिस्टेंस वो नीचे फॉल करेगा यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, इसको देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम अगर मान लेता हूँ मैं t लग रहा है, जो कि निकालना है मुझे, तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि मेरा पार्टिकल वर्टिकली इस टाइम t में h हाइट फॉल करता है और हॉरिजॉन्टली इसी टाइम t में r डिस्टेंस है ना मूव करता है। यही देखो क्रक्स है, यही क्रक्स पॉइंट है। तो नोट करो मैंने क्या कहा। मैंने आपको बताया कि हम इसको एनालाइज करके ये देख रहे हैं कि मेरा पार्टिकल वर्टिकली t टाइम में h डिस्टेंस फॉल करता है और उसी t टाइम में हॉरिजॉन्टली r डिस्टेंस मूव करता है। और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि इस वेलोसिटी का इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अगर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता तो उसका भी इधर कोई कंपोनेंट नहीं होता। मतलब कि मैं अब केवल ऐसे कह सकता हूँ ए टी, और देखो तो मेरा फार्मूला बन गया h इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई देखिए यू टी आपका कितना है, मतलब यू कितना है, यू वाई ये तो 0 है, तो आप इसको 0 कर देंगे। 0 किए तो आपका ये h आ गया, ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैंने कैपिटल T निकालने के लिए 2h अपॉन जी अंडर रूट कर दिया। अब किसी भी नंबर का अंडर रूट जो लेते हैं हम, उसका दो वैल्यू आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। टाइम को नेगेटिव नहीं ले सकते हम, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखा है, केवल पॉजिटिव रखा है। तो हुआ क्या भाई, इसका मतलब है कि मेरा ये बॉडी इस कैपिटल T टाइम मतलब अंडर रूट 2h अपॉन जी में यहाँ से फाइनली यहाँ गिर गया। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब मैं निकालता हूँ रेंज। रेंज निकालने के लिए आप इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोशन केवल कंसीडर कीजिए। हॉरिजॉन्टली आपका पार्टिकल O से स्टार्ट हुआ था, P तक पहुंचा था, टाइम लगा था T, ये डिस्टेंस को हमने माना है R। और भाई इस डायरेक्शन में तो हमारा स्पीड कांस्टेंट है, तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये बिल्कुल जो है इतने प्यार से इतने आसानी से हो गया, R इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, अब देखिए इसमें h की वैल्यू दिया होगा, आपका जो है u की वैल्यू दिया होगा, तो आप बड़ा आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो अगले क्लास में हम आपको इन दोनों मेथड
पर बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस कराएंगे। और साथ ही साथ जो थर्ड मेथड है, जिसको मैं कह रहा था कि नीट के लिए उतना ज़रूरत नहीं है जनरली, लेकिन 2024 में मुझे लगता है कि नीट का पेपर थोड़ा सा फिजिक्स वाला सेक्शन टफ आएगा, तो उसको भी मैं 1-2 क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है।